बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सामने नोटिफिकेशन देख करके आप लोगों के दिल में एक बार गुदगुदी तो हो ही गई होगी कि आईपीयू लीड का फॉर्म रिलीज हो चुका है, जिसका हमें एक लंबे टाइम से इंतजार था, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग एक लंबे टाइम से कर रहे हैं। आज उसके बारे में, पूरे आईपीयू लीड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो मिशन इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री का नया बैच, संकल्प बैच 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। 5 फरवरी नोट कर लो। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन YouTube से हो जाएगी तो शायद आपकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, एक छोटी सी कंजूसी। ध्यान रखना बेटा, आप लोगों की बीटेक की फीस कितनी लगने वाली है? लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर। अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला ना तो 2 लाख इंटू 3 लगभग 6 लाख, लगभग 6.5 लाख रुपए आसपास 3 साल की फीस है। अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला ना तो वो फीस लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सीरियसली बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए ये बात। अगर बेटा, अगर हमने अभी भी कोचिंग के फीस की कंजूसी की तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं मालूम होती है। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि 12th का मैथ्स कर लेते हैं, आईपीयू लीड का मैथ हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है जेई मेंस का मैथ कर लेते हैं, जेई मेंस का लीड का मैथ हो जाएगा। बेटा, ना तो जेई मेंस का मैथ करना है और ना ही 12th का मैथ करना है। हमें यहां लेटरल एंट्री का मैथ करना है, हमें लेटरल एंट्री के पैटर्न को समझना है। इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो बेटा फटाफट ज्वाइन कर लो। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो इस चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी कैचिंग पावर अच्छी हुई तो मैं आप लोगों को कम से कम 2 डिजिट के रैंक तक पहुंचा दूंगा। आप लोगों के सामने बर्निंग एग्जांपल है, लीड 2024 में फरवरी के मिड में ज्वाइन किया हुआ बच्चा अगर 6th रैंक तक पहुंच सकता है। मैं बात कर रहा हूं पार्थ सिंह शेखावत की, जिसकी मिशन इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी रखी हुई है विद मदर। अगर वो 6 रैंक तक पहुंच सकता है बेटा, उसने कोई 12th नहीं किया हुआ था और ना ही उस टाइम तक, जिस टाइम बच्चे ने ज्वाइन किया है उस टाइम तक उसको लीड का सिलेबस भी पता था। 1-2 जगह जाके वो ट्राई भी कर चुका था। लास्ट में आया मेरे पास और वो 6 रैंक तक पहुंचा। बेटा, अगर आप भी ज्वाइन करते हैं तो आप भी उस रैंक तक पहुंच सकते हैं। बस वैसे वैसे करना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा। स्ट्रेटेजी मैं तैयार करूंगा, पढ़ाई आपको करनी है। आपको ये नहीं सोचना मुझे क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो राजन सर ने दिया है मुझे वो पढ़ाई करनी है। डेली बेसिस पर होमवर्क, कैसे कैसे क्लासेज होनी है, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ। और बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो बेटा इससे पहले कि हम लोग डिले कर दें, और अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट जुट जाओ तैयारी में। अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमको मिल जाने वाला है। चलो, इससे पहले कि हम लोग और आगे बातें करें, मैं फटाफट आपको आईपीयू के ब्रोशर पर लेके चलता हूं। पहली बात, दिल्ली वालों को तो मालूम ही होगा, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जान लें कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन देने वाला वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आईपीयू, जो कि नैक के A++ ग्रेड से एप्लीकेटेड है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है यहां पर, जबरदस्त। अगर स्पेशल सीएसआईटी में जाना है आप लोगों को तो आईपीयू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो आपको बेस्ट प्लेसमेंट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए इससे ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने क्या किया है, पूरे ब्रोशर को गो थ्रू हो गया। बिकॉज आईपीयू के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत बड़ा ब्रोशर है, सारा पढ़ने लगूंगा 4-5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मेन पॉइंट, लेटर एंट्री से रिलेटेड कौन कौन से पेज पर क्या क्या पॉइंट है वो सारा मैंने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैं आपके पास आया हूं यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा पेज नंबर 21 पर।
21 से पहले 17 पे चलते हैं बेटा। देखो यहाँ पर पेज नंबर लिखा होता है, ये आ गया हमारे पास सामने पेज नंबर 17। 17 क्या बोलता है बेटा? इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है बेटा वो 1 फरवरी, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 फरवरी ही है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, मतलब 2 महीने का टाइम हमको मिल रहा है फॉर्म फिल करने का। शुरू के 10 से 15 दिन के अंदर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका फॉर्म फिल कर दो। बेटा सारी बातें बताऊंगा और एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वो कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से इंपॉर्टेंट हो, रिलेटेड हो, कोई भी बात हो, सारी बातें मैं यहां डिस्कस करूंगा। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो टोटल फीस है वो कितनी है? 2500 प्लस टैक्स और सर्विस चार्ज, 2500 रुपए लगेगा। लास्ट ईयर तक ये जो पैसा है वो 1500 लगा करता था, इस साल से बढ़ा करके 2500 कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अब एग्जाम की डेट यहां पर लिखी हुई है 26 अप्रैल से लेकर के 18 मई। जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है मोस्ट प्रोबेबली 17 ऑफ मई को इसका एग्जाम होने वाला है। अब बेटा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, जहां पर मैंने सारी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब निकल सकता है। मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इसका फॉर्म निकलने के चांसेस हैं, और ये देख लो बेटा फर्स्ट वीक ऑफ फेब के फर्स्ट डे में ही आईपीयू लीड का फॉर्म निकल चुका है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा एग्जाम में क्या आने वाला है आप लोगों को नहीं पता होगा, एक एक्सपीरियंस टीचर को पता होगा। जहां कम मेहनत करके ज्यादा अचीव किया जा सकता है वो है मिशन इंजीनियरिंग। चलो बेटा आगे बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं सीधा पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 बताता है बेटा हमको ये देखो बेटा पेज नंबर 21 बताता है कि लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। बेटा देखो यहां पर डिप्लोमा होल्डर्स है, ये भी लेटरल एंट्री नीचे वाला भी फॉर बीटेक प्रोग्राम ही है, लेकिन फॉर बीएससी ग्रेजुएट है बेटा। तो इस वाले को नहीं देखना है हमको, हमें इस वाले को देखना है 13th पॉइंट को, और इसका जो कोड है वो 128 है। जब हम फॉर्म फिल करेंगे बेटा तो 129 वाला फॉर्म मत फिल कर देना। 2021 में एक बच्चे से ऐसी गलती हुई थी कि 129 वाला फॉर्म फिल कर दिया था, जबकि फॉर्म फिल करना था 128 वाला। तो बेटा ये वाली गलती मत करना, ये वाली गलती कर दोगे तो आप लोग एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है बेटा सीधा 50 नंबर पेज पर। देखो मुझे पूरा एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा 50 नंबर पेज पे चलूंगा, और जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिकॉज पूरे ब्रोशर में और सब कोर्सेज के लिए भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आ गया हमारा पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 बोलता है बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो फर्स्ट नंबर ये है लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, कोड 128 मैं बता रहा था, ओनली सीईटी, कोई परसेंटेज बेस नहीं है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि सारी ट्रेड्स के लिए, सभी ट्रेड्स के लिए, जो भी ट्रेड होती है उनके लिए कॉमन एग्जाम होता है। ठीक है, क्या है बेटा 3 years diploma completed in the following branches of engineering technology with 60% marks aggregate from any recognized university। देखो ये पूरा लिखा हुआ है, किस किस ट्रेड में कर सकते हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था ये, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, प्लास्टिक, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन, पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट, टूल एंड डाई मेकिंग। इन ट्रेड में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, या फिर आईटीआई या 12th के बाद जो 2 साल का डिप्लोमा होता है लेटर एंट्री वाला डिप्लोमा, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का तो ये वाला एग्जाम 128 कोड नंबर आप लोग देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो 60% है ना, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं।
इसमें 129 में दिया हुआ है, लेकिन हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा 57 नंबर पेज पर। यहाँ सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस क्या है? 128 का सिलेबस में टोटल 4 चीजें आती हैं। फर्स्ट पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, परसेंटेज लगाना भूल गए भाई साहब। फर्स्ट पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेटा अब यहां पर सीधा लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट मैकेनिक्स के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, और एक दो क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो बेटा हमें इन दोनों को भी स्ट्रॉन्ग करके चलने की जरूरत है, इन दोनों को छोड़ के मत चलना बेटा। अगर इसको छोड़ा आप लोगों ने तो मैकेनिक्स वाले 25 क्वेश्चन में से लगभग पॉसिबिलिटी है कि 15-16 क्वेश्चन ही आने हैं, 25 में से 15-16 तक ही लटके रह जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं गाइडेंस बेटा, कि अगर हमें मैकेनिक्स लिखा हुआ है तो ऐसा ना हो कि मैकेनिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिया, इसको नहीं पढ़ा। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे एग्जाम के अंदर। अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं और सोचिए कि अगर आपके 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए, अगर आपके 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, अगर 10 क्वेश्चन भी कोचिंग वजह से एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो आपकी रैंक कहां से कहां पहुंच सकती है, बिकॉज 10 का मतलब है 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स आपके रैंक को पूरी तरह से हिला सकती है, पूरी तरह से चेंज कर सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप सेकंड पार्ट है बेटा अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज। बेटा इसमें से लगभग कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स के 5 से 7 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 3 से 5 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग ये सिनेरियो रहता है हमारे एग्जाम के अंदर, कंप्यूटर अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, प्लस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट बोलते हैं जिसको हम लोग, क्वांट भी होता है। लगभग 17-18 क्वेश्चन इसके मिलेंगे आप लोगों को, और 7-8 क्वेश्चन हमको इसके मिलेंगे। ठीक है, तो 17-18 क्वेश्चन यहां से, 7-8 क्वेश्चन यहां से, बन गए 25 नंबर। ठीक है, तो बेटा 25 क्वेश्चन यहां पर, 25 क्वेश्चन यहां पर, 25 क्वेश्चन यहां पर, 25 क्वेश्चन यहां पर। अब आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनती है बेटा। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं डिटेल में समझा रहा हूं चीजों को। अगर हमारे 100 में से अगर मैं 75 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेता हूं, अगर मैं 75% क्वेश्चन ठीक कर लेता हूं, तो मान के चलना कि टॉप 20 रैंक के अंदर हम लोगों को अचीवमेंट मिल जाएगी, टॉप 20 रैंक के अंदर हम लोग पहुंच सकते हैं। बेटा ये समझ लो कि कितना मुश्किल है, 75 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पा रहे हैं लोगों से, पेपर का लेवल हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए बाय द वे नहीं लेना इस एग्जाम को। पता है ना, जेई मेंस वाले 5-5 लाख रुपए कोचिंग के लिए खर्च कर देते हैं। मैं यहां पर ये नहीं बताने आया हूं सिर्फ कोचिंग करो, मैं ये बताने आया हूं कि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग समझ आ गया कि अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से टोटल हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन के लिए हमको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चंस करने के लिए हमको 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 63 नंबर पेज। 63 पर क्या है भाई? 360 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इज इन एज लिमिट। बेटा एज लिमिट होती है 23 ईयर, ध्यान से सुनना। हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की, 23 इयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी एज लिमिट होती है। बट अगर आपकी एज ज्यादा है तो भी आपके पास चांसेस हैं कि आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 23 हो गई, ब्रोशर में 21 ही लिखा हुआ है, अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, ये देखो
21 ही लिखा हुआ है, बट ये जो 21 है बेटा वो किसके लिए है, 12th वालों के लिए है जो बीटेक वगैरह का एग्जाम और बाकी सब जो एग्जाम जो होते हैं वो देते हैं, उनके लिए कितना है 21 ईयर्स। बट लेटरल एंट्री के लिए जो टाइमिंग है, जो एज है वो कितना है 23 ईयर्स। बट उसके अलावा भी अगर किसी बच्चे की 23 ईयर्स से ज्यादा एज हो गई है तो भी उसके पास चांसेस है बेटा एडमिशन लेने का। उसी को बोलते हैं बेटा क्या चीज, एज रिलैक्सेशन। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज रिलैक्सेशन, द अपर एज लिमिट मे बी रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर्स। 5 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है इन एक्सेप्शनल केस बाय द एडमिशन ऑफिसर ऑफ कंसर्न प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक एफिडेविट बना करके देना है कि मैंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है, वो जाकर के सबमिट कर देना है, आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो लोगों को लगता है कि हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, हो जाता है, बस एक एफिडेविट लगाना है। ठीक है बेटा, बाकी फिर भी जो एडमिशन ऑफिसर है उनके हाथ में चीजें होती हैं कि उसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते, बट 99.9% केसेस में वो लोग अप्रूव कर देते हैं। इसलिए अपना फॉर्म जरूर फिल कर लेना, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब एडमिशन के टाइम में आप लोगों को चाहिए होता है तो फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन चले जाना, आप लोगों को वहां पर वो एक्सेप्ट हो जाता है, चल जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट 66 नंबर पेज पर बेटा, सेंटर कहां कहां पड़ेगा, एग्जाम का सेंटर कहां कहां होगा, दिल्ली में होगा, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली के अंदर दिल्ली का एग्जाम है तो दिल्ली में होगा ही होगा। फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन जगह पे एग्जाम होगा। और मैं बताता हूं कि दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम कहां देना पड़ेगा। एक तो उनका पड़ता है सेंटर सरिता विहार, दूसरा पड़ता है नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और जो तीसरा पड़ता है वो मुंडका में पड़ता है। 3 जगह सेंटर पड़ते हैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और 3 ही ऑप्शन दिया जाता है फिल करने के लिए। देखो, कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन 3 सेंटर, 3 सेंटर दिए जाते हैं कि आपको दिल्ली में और बाकी जगह इनमें से हमको फिल करना होगा। चंडीगढ़ फिल कर दो, जयपुर फिल कर दो, लखनऊ फिल कर दो, जो फिल करना है फिल कर दो। लेकिन 100% केसेस में मैंने आज तक एक भी कुछ केस ऐसा नहीं देखा जो कि आपने फर्स्ट चॉइस फिल किया हो, आपको सेकंड चॉइस मिल रहा हो। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर फॉर्म फिल करते टाइम में आपको सेंटर चूज करना होगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सेंटर दिल्ली की, सेकंड प्रायोरिटी है चंडीगढ़ की, और थर्ड प्रायोरिटी है जयपुर की। आपने ये फिल कर दिया, बट वो ऑप्शंस ही है, पहली जो चॉइस होती है वहां पर आपको मिल जाता है आपका सेंटर। ठीक है, सपोज करो कोई बच्चा है राजस्थान का, तो उसने क्या किया, फर्स्ट चॉइस जयपुर को फिल कर दिया, सेकंड चॉइस दिल्ली को फिल कर दिया, और थर्ड चॉइस चंडीगढ़ को फिल कर दिया, तो उसको जयपुर मिल जाता है। ठीक है, तो आप चॉइस जो है वो फिल कर लेना, जो फर्स्ट चॉइस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आता है बेटा 71 नंबर पेज। ये सिंपल सी चीजें हैं बेटा, इंस्ट्रक्शन फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो तो सिंपल सी बात है कि आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, जो मैंने बताया था आप लोगों को। 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और ओएमआर बेस्ड होगा बेटा, ध्यान सुन लो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ओएमआर बेस्ड होगा या फिर ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मोड नहीं होने वाला है बेटा, ऑनलाइन मोड ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऑनलाइन मोड, सॉरी सीबीटी मोड नहीं होने वाला है, आप लोगों का ओएमआर बेस्ड ही होगा। तो आप लोगों को वहां जाकर के गोले फिल करने होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपना गोला फिल करने का तरीका सीख लें। ठीक है, चलते हैं आगे। ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड ही लिखी हुई है, ओएमआर वगैरह रिलेटेड लिखी हुई है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं इसके अंदर, मैंने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं। 71 था ना ये। उसके बाद आगे बेटा 75 नंबर पेज। सीट एलोकेशन, ध्यान समझना बेटा। जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 85% सीट्स रिजर्व है। मतलब कि अगर 100 सीट्स हैं तो दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली रीजन के बच्चों को 85 सीट्स दी जाएंगी, और अदर दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली के बच्चों को 15 सीट दी जाएंगी। ये क्राइटेरिया है इस चीज का, एडमिशन लेने का आईपीयू के अंदर। ठीक है, तो यही यहां पर ये बताया है कि दिल्ली रीजन को कितना मिलेगा 85%, और आउटसाइड दिल्ली रीजन को कितना मिलेगा बेटा 15%। अब दिल्ली रीजन कैसे कंसीडर होता है बेटा, ये बताता हूं मैं।
अगर आपने डिप्लोमा दिल्ली से किया हुआ है, सिंपल, अगर आपने डिप्लोमा दिल्ली से किया हुआ है तो आप दिल्ली रीजन के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं। द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड एज दिल्ली रीजन कैंडिडेट इफ दे हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब डिप्लोमा, हमारे लिए क्या है, डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा जो है वो दिल्ली से किया हुआ है, एनी स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेशन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम एनी कॉलेज इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बेटा अगर आपने दिल्ली से किया हुआ है तो आप लोग का जो रीजन है वो दिल्ली में आ जाएगा। अगर आपने बाहर से किया हुआ है, बेशक से आपका डोमिसाइल दिल्ली का हो, सपोज करो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा तो दिल्ली से किया, सॉरी रहते तो दिल्ली में है, बट डिप्लोमा बहादुरगढ़ से जाके कर लिया, डिप्लोमा फरीदाबाद से कर लिया, डिप्लोमा गुड़गांव के किसी कॉलेज से कर लिया, तो वो लोग आउटसाइड दिल्ली कंसीडर किए जाएंगे, बेशक से टेंथ उनकी दिल्ली से ही हो, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली से डिप्लोमा किया है सिर्फ और सिर्फ वो 85% के अंदर आएंगे, बाकी सभी बच्चे 15% के अंदर आने वाले हैं। 15% का लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड एज आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट if they have passed the qualifying examination from any school institute located outside Delhi, ठीक है। अगर आपने बाहर से किया हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा, वो आउटसाइड दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 79 नंबर पेज। अब जो मैं बता रहा था 85%, उसको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया जाता है। 85% तो ठीक है, दिल्ली वालों को 85% मिलेगा, लेकिन 85% में से जनरल कैटेगरी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, एससी एसटी को कितना मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा डीएससी का मतलब क्या है, दिल्ली एससी कैटेगरी। तो दिल्ली एससी कैटेगरी को कितना मिलता है, 15%। दिल्ली एसटी कैटेगरी को मिलता है 7.5%। दिल्ली ओबीसी को मिलता है 27%। दिल्ली डिफेंस को मिलता है 5% और दिल्ली पीडब्ल्यूडी को मिलता है कितना, 5%। और बाकी जितना बच गया वो जनरल कैटेगरी। बात समझ आ गई, ठीक है। उसी तरीके से ये किसका है बेटा, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये किसका बेटा, सेल्फ फाइनेंस जो दिल्ली के अंदर है, और ये किसका है, सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो दिल्ली एनसीआर में है, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सोनीपत में है तो आईपीयू के अंडर, लेकिन सोनीपत में है तो आईपीयू के अंडर, बट है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो वो सभी कॉलेज के अलग कैटेगरी है, जो दिल्ली के अंदर है प्राइवेट कॉलेज उनकी अलग कैटेगरी है, और दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो 17 डीएसटी को 1%, डिफेंस को 5%, डीपीडब्ल्यूडी को लिखा हुआ है एज पर फ्रेश ऑर्डर जो भी दिया हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से 15, 7.5, 5 और एज पर पॉलिसी, ठीक है। ये हमारे पास पूरा मेंशन किया हुआ है। उसी तरीके से 15% जो अदर स्टेट वाले हैं बेटा, आउटसाइड दिल्ली है, उनके लिए भी 15% जो सीट्स है बेटा, उसमें से आउटसाइड दिल्ली एससी कैटेगरी 15%, आउटसाइड दिल्ली एसटी कैटेगरी 7.5%, आउटसाइड दिल्ली डिफेंस 5%, आउटसाइड दिल्ली पीडब्ल्यूडी 5%। इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम आगे की तरफ बेटा। 79 नंबर हो गया। अब सीधा आ जाओ 147 पर। सीट्स कितनी कितनी अवेलेबल है उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। देखो लिखा हुआ है लेटरल एंट्री डिप्लोमा एंड बीएससी ग्रेजुएट, इनका कोड 128 और 129 है, उनके लिए सीट्स कितनी है, 128 के लिए कितनी है, 129 के लिए कितनी है। तो ये सीट्स दी हुई है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब ये सारी 128 के लिए भी है और यही सारी 129 के लिए भी है, सेम होती है 10% डिप्लोमा वालों के लिए और 10% बीएससी वालों के लिए, ठीक है। तो ये हर एक कॉलेज का डेटा दिया हुआ है, भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ, बीएम इंस्टीट्यूट, तो ये सारे कॉलेज का दिया हुआ है। मैं बता देता हूं बेटा, अगर आप लोगों की चॉइस है बीटेक करने की, या तो बीटेक करना मत, और करना तो बेटा अच्छे कॉलेज से करना, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, अगर अच्छे कॉलेज की हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 पे है बेटा यूएसआईसीटी, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस का है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पर है बेटा मेड एमएआईटी, और तीसरे नंबर पर है एमएसआईटी। अगर आपको इनके अंदर सीएस या आईटी चाहिए
तो आपको टॉप 100 रैंक में आना होगा। अगर आप टॉप 100 रैंक से बाहर आ गए, जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप टॉप 100 रैंक से बाहर आ गए तो आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात और बता देता हूं बेटा, मैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको हम लोग तसल्ली समझते हैं कि किस कॉलेज में क्या मिलने वाला है हमको, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा, तो ये ओबीसी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही वैलिड है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो महाराजा अग्रसेन में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, महाराजा सूरजमल में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। एससी एसटी का इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यहां पर कंसीडर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें। उसके बाद एक कॉलेज है यूएसएआर, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अंदर, इनके अंदर हमारे पास क्या लगेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट लग जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी लग जाएगा। लेकिन जितने भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, बेशक से इनका नाम प्राइवेट है बेटा, लेकिन कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त है, मतलब प्लेसमेंट के नाम पर ऑसम A1 कॉलेजेस है ये, ठीक है। तो इन कॉलेजेस के अंदर आप लोग अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ओबीसी फिल कर दिया तो आप लोगों का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा या इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ओबीसी हो बेशक से, लेकिन यहाँ पर आप एज जनरल कंसीडर हो गए, यहाँ पर आप एज ए जनरल कंसीडर हो गए। अब बेटा अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, चाहे आपको कैटेगरी से रिलेटेड हो, एज लिमिट से रिलेटेड हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या जो नंबर दिया होगा स्क्रीन के ऊपर वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं ये डाउट है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैं ही सिर्फ नहीं, मिशन इंजीनियरिंग पूरी टीम आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग। हाँ, तो बेटा कितनी कितनी सीट्स है, तो मैं सबकी बताने के बजाय, तो ये सब बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं जो मेन मेन है वो बताता हूँ आप लोगों को। ये भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, भगवान परशुराम भारतीय विद्यापीठ, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेकिन मैं टॉप 3 की बात कर रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूएसआईसीटी की, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूएसआईसीटी, ठीक है। बेटा यहाँ पर एक बच्चों को और डाउट होता है कि सर डुअल डिग्री है, डुअल डिग्री की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डुअल डिग्री मतलब कि अगर आप लोगों ने इसमें एडमिशन लिया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बीटेक के जस्ट बाद भी छोड़ सकते हैं या फिर वहां से एमटेक भी कर सकते हैं। डुअल डिग्री का मतलब ये होता है अगर आप बीटेक बाद छोड़ते हैं तो वहां की सारी प्लेसमेंट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेसमेंट में आप लोग को हटा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप लोग सारी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस बात से बिल्कुल नहीं डरना कि सर यहाँ पर डुअल डिग्री है तो हम लोग लें कि ना लें, हमको एमटेक तो करनी नहीं है, हमको तो सिर्फ बीटेक करनी है। आप डेफिनेटली लीजिए, आप बेझिझक लीजिए, ठीक है। अब कितनी कितनी सीट्स है बेटा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 6 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 6 सीट्स है, और बेटा यहाँ पर आईटी की, ठीक है, आईटी की भी 6 सीट है, आईटी की 6 सीट, कंप्यूटर की 6 सीट और इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 सीट। इसमें बाकी दो ट्रेड मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, एडीएस वगैरह आ गया है इसके अंदर, ठीक है। तो वो भी इस साल से हमको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर की, दैट इज महाराजा अग्रसेन। ये रहा महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो महाराजा अग्रसेन के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसटी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर साइंस है वही सीएसटी है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक दो सब्जेक्ट का अंतर है, तो इससे घबराना नहीं। आपको सीएससी मिल जाए, सीएसटी मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी मिल जाओ, महाराजा अग्रसेन के अंदर मिलना चाहिए, मजे आ जाएंगे, ठीक है। आईटी, सीएससी, उसके अलावा कितनी कितनी सीटें बेटा हम लोग ये भी देख लेते हैं, 9 सीट, 18 सीट, 9 सीट, 18 सीट, ठीक है। उसके बाद सीएससी शिफ्ट टू, आईटी की 18, एमएई मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। बेटा मेरा बोलना है कि इसको मत लेना। अगर आप लोग मैकेनिकल से भी है ना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देखिए ये वाली ट्रेड अगर मिलती है तो आप लोग ले लो। अगर आपको मैकेनिकल ही लेना है तो आप लोग ये वाली ट्रेड ले सकते हो बेटा, बट ये ट्रेड मैं बोलूंगा मत लेना, बिकॉज अगर आप लोग आगे पीएसयू के लिए भी जाओगे ना तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। बिकॉज पीएसयू जितने भी होंगे वो सारे के सारे कोर मैकेनिकल मांगते हैं, कोर मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगते हैं, एमएई नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो एमएई लेने का कोई पर्पज नहीं है,
परेशान हो जाओगे बेटा अगर एमए ले लोगे, तो इससे बढ़िया क्या है, अपना अपनी ट्रेड चेंज कर लो। सीएसआईटी में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, सीएसआईटी में स्विच हो जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच हो जाओ। अगर मन है तो, अगर मन नहीं है कि मुझे मैकेनिकल ही लेना है, तो मैकेनिकल के लिए फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही चूज करना, आपको एमए ही चूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सीएससी का एआईएमएल, सीएससी का डीएस, सीएससी का एआई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन, ठीक है, वीएलएसआई डिजाइन। तो ये सभी क्या है बेटा, माजरा अग्रसेन की ट्रेड्स है जहां पर सीट्स दी हुई है। अब बात करते हैं हमारे सूरजमल के अंदर, यहाँ पर ट्रेड कम है, ठीक है। ईसीई की 12 सीट्स है, पीएससी की 18 सीट्स है, आईटी की 12 सीट्स है, ट्रिपल ई की 6 सीट्स है, सेकंड शिफ्ट में 6 सीट है, और सेकंड शिफ्ट सीएससी की 6 सीट्स है, और सेकंड शिफ्ट आईटी की भी 6 सीट्स है। तो ये टोटल सीट्स है सूरजमल के अंदर, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी टोटल सीट्स है हमको ये मिलने वाली है, ठीक। अब मेरी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक पेज और रह गया, 165 नंबर पेज, ठीक है। वहां पर देख लेते हैं बेटा क्या है। हाँ, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बेटा, देखो ये 4 साल की फीस लिखी हुई है, आईपीयू के अंदर 4 साल की फीस लिखी हुई है। ये है फर्स्ट ईयर की फीस, ये है सेकंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की, और ये फाइनल ईयर की। तो हमें ये तो देना नहीं है बेटा, 1,89,500, 1 लाख मतलब ये लगभग लगभग 2 लाख के आसपास हमारी फीस सीधी सीधी बच जाती है। हम सेकंड ईयर में है तो सीधा हमको पहले साल में पे करना होगा 2,02,900, उसके बाद पे करना होगा 2,19,840, उसके बाद पे करना होगा 2,38,474। ये टोटल हमको 3 साल में फीस पे करनी है। मैं बता रहा था बेटा, बहुत बच्चे, सीरियसली बता रहा हूं मैं, बहुत बच्चे कोचिंग की फीस की 15-20 हजार रुपए की कंजूसी करते हैं। यहां पर कंजूसी नहीं होती उन लोगों से, ये खराब कर देंगे बेकार कॉलेज में जाकर के, कोचिंग की फीस की कंजूसी करते हैं। बेटा बहुत फायदा होता है कोचिंग का, बहुत फायदा होता है। अगर आपने अच्छी जगह से कोचिंग की है तो उसका बहुत फायदा होता है, बेकार जगह से करके कोई फायदा नहीं, बेकार जगह से करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अच्छी जगह से कोचिंग की हुई है जहां के मेंटर्स आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं, आप लोगों के डाउट्स के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं, जहां डेली बेसिस पर होमवर्क मिलता है, अगर आपने वहां ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपके लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। मिशन इंजीनियरिंग के किसी बच्चे से, आपके कॉलेज में कोई ना कोई बच्चा तो होगा ना, एक बार उनसे बात करके देखना। रजौकरी में हो तो रजौकरी के बच्चे मिल जाएंगे, अगर आप द्वारका कैंपस में हो द्वारका कैंपस के बच्चे मिल जाएंगे, अगर अंबेडकर में हो तो अंबेडकर के बच्चे मिल जाएंगे, पूसा में हो तो पूसा के बच्चे मिल जाएंगे, किस आर्यभट्ट में हो आर्यभट्ट के बच्चे मिल जाएंगे। किसी कॉलेज के किसी बच्चे से आप बात करके देख लेना। और आप लोगों को डाउट हो ना कि सर मुझे नहीं पता मिशन का कौन सा बच्चा है, मुझे कॉल करके पूछना कि सर आप मुझे बता दो कि आपके यहाँ कौन सा बच्चा पढ़ता है अंबेडकर कॉलेज का, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आप लोगों को नंबर दूंगा। बात करके देख लेना मिशन जी में तैयारी कैसे होती है। और अभी भी अगर 3 महीने बचे हुए हैं ना, अगर अभी भी आपके पास 100 डेज बचे हुए, 100 डेज में पूरी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसे तैयारी होगी ये मैं जानता हूं। अगर आप लोगों को अभी भी इस बात में डाउट है ना कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, बट मेक श्योर कि आपकी रैंक आनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। हाँ, तो हमारी फीस का स्ट्रक्चर पूरा हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा अल्टीमेटली ब्रोशर के बारे में, आईपीयू लीड के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। फॉर्म फिल करने से लेकर के फीस सबमिट करने तक कैसे कैसे सबमिट करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सब कुछ आप लोग तैयार कर लेना। और उन सबको लेकर के हम लोग फॉर्म फिल करेंगे और अपने साथ अपनी तैयारी के साथ जुट जाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए, आप लोगों का अच्छी तैयारी करना ही हमारा मेन कर्तव्य है। हमारा मेन मोटिव आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों को सक्सेस तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच।